नमस्कार। जब हम राजनीति को सिर्फ अखबारों के जरिए देखते हैं तो हमें सिर्फ नेता और उनके चेहरे दिखते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं चुनावों को आंकड़ों के लेंस से देखते हैं तो हमें पूरा सच दिखता है। आज इस विश्लेषण में हम बिहार के जमालपुर यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 166 के राजनीतिक और आर्थिक हालात का एक डेटा ड्रिवन पोस्टमार्टम करेंगे। बिना किसी भावुकता के हम उन सिस्टम्स को समझेंगे जो असल में यहां जीत और हार तय करते हैं। सोचिए जरा, एशिया का सबसे पुराना रेलवे हब, एक ऐसी जमीन जिसका अपना एक इतिहास है। वहां एक आम चुनाव में अचानक से 36,228 वोट्स का मार्जिन कैसे खड़ा हो गया? ये कोई हवा में हुआ चमत्कार नहीं था। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल फेलियर था जिसने जमीन पर पूरे राजनीतिक समीकरण को एक ही झटके में पलट कर रख दिया। चलिए इन आंकड़ों की गहराई में चलते हैं और इस पूरे खेल को समझते हैं। जमालपुर को बेहतर समझने के लिए पहले इस माटी की नब्ज को पकड़ना जरूरी है। मुंगेर जिले का ये हिस्सा सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं है। इसकी मिट्टी में रेलवे की लेगेसी और यहाँ के लोगों के पसीने की महक है। ये मुंगेर पार्लियामेंट्री इकोसिस्टम का वो हिस्सा है जहाँ रोजी रोटी और राजनीति आपस में पूरी तरह गुथी हुई हैं। आप यहाँ की लोकल इकोनॉमी को इग्नोर करके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स का मूल्यांकन नहीं कर सकते। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, 21.40%। ये 2025 का वोटर टर्नआउट था। देखने में ये सिर्फ एक आंकड़ा लगता है ना, पर असल में ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट की बेहतरीन बूथ लेवल मशीनरी का सबसे बड़ा सबूत था। जब आपका वोटर इतनी बड़ी तादाद में घर से निकलकर बूथ तक पहुंचने लगता है तो समझ लीजिए रूलिंग पावर एक अभेद्य ताकत बन चुकी है, जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। डेमोग्राफिक आंकड़ों को जब हम क्लिनिकली एनालाइज करते हैं तो चुनाव का राजनीतिक गणित ठीक हमारी आंखों के सामने खुलने लगता है। जमालपुर में ट्रेडिशनल MY एक्सिस यानी मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन लगभग 16.6% पर आकर कैप हो जाता है। यहां मुस्लिम आबादी करीब 4% और यादव आबादी 12% के आसपास है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप सिर्फ इस बेस पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी मैथमेटिकल वल्नरेबिलिटी का शिकार हैं। जब तक आप EBC और लगभग 14.5% शेड्यूल्ड कास्ट वोटर्स को जोड़ने की स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, जीत का रास्ता नहीं खुलेगा। और यहीं से आता है जमालपुर का सबसे बड़ा और जटिल इकोनॉमिक इंजन पैराडॉक्स। एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट ने 350 करोड़ रुपए का रेलवे मॉडर्नाइजेशन प्लान बताया, जो विकास का एक शानदार नैरेटिव बनाता है। पर ठीक उसी वक्त जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप के अंदर 34 करोड़ रुपए का ED और CBI स्क्रैप मिस अप्रोप्रिएशन स्कैंडल चल रहा था। यह साफ दिखाता है कि कैसे सेंट्रल इन्वेस्टमेंट के बड़े शोर में लोकल मजदूरों की बेरोजगारी की असली चिंता और इंस्टीट्यूशनल करप्शन को आसानी से दबा दिया गया। अब 2025 के नतीजे के इस हार्ड डेटा पर आते हैं। JDU को 48% से ज्यादा वोट्स मिले। वहीं महागठबंधन ने अपनी प्रॉक्सी अलायंस स्ट्रैटेजी के तहत ये सीट इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी IIP को दी, जिसे सिर्फ 30% वोट्स हासिल हुए। ऑपोजिशन ने यहां अपने ही कोर बेस को तोड़ दिया और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने करीब 15% वोट्स काटे, पर उन्होंने NDA के वोट बैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट्स को बिखरा दिया। देखिए, जमालपुर जैसी सीट को ISIP जैसे बिल्कुल अनजान पॉलिटिकल स्टार्टअप को आउटसोर्स करना कोलिशन एरिथमेटिक की एक बहुत बड़ी भूल यानी सिस्टमिक फेलियर थी। जमीन पर चलने वाला एक आम वोटर किसी ऐसी नई पार्टी को अपना वोट आसानी से ट्रांसफर नहीं करता जिसका वहां पहले से कोई वजूद या नेटवर्क ना हो। ऐसी प्रॉक्सी पॉलिटिक्स आखिर में अपना पूरा मोमेंटम खो देती है। ये किसी एक नेता की चूक नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल कैलकुलेशन की भूल थी। पिछले चुनावों की हिस्ट्री और पैटर्न मेमोरी को अगर हम ट्रैक करें तो 2015 में JDU जीती, फिर 2020 में INC की बहुत नैरो विक्ट्री हुई, लेकिन 2024 लोकसभा और उसके बाद 2025 असेंबली में JDU ने जबरदस्त वापसी की। ये दिखने वाली वॉलेटिलिटी असल में एक स्ट्रक्चर्ड कंसोलिडेशन है। ये दिखाता है कि जब जिले के कद्दावर नेता डिस्ट्रिक्ट मशीनरी को कंट्रोल करते हैं तो NDA का वोटिंग ब्लॉक कितना रिजिड और लॉयल बन जाता है। इस डेटा और ब्लूप्रिंट में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अनिवार्य बात करना चाहूंगा। हमारा ये पूरा विश्लेषण भारत के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। हम डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी, मतदाताओं की डिग्निटी और इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्सिबल पब्लिक स्पीच में विश्वास रखते हैं। इस एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ आंकड़ों के जरिए सच्चाई को सामने लाना है ताकि एक बेहतर और जिम्मेवार राजनीतिक भविष्य का निर्माण हो सके। अब इस चुनावी जीत के पीछे की सबसे बड़ी वजह को समझते हैं, टर्नआउट मल्टीप्लायर इफेक्ट।
2020 में टर्नआउट सिर्फ 48% था और जीत का मार्जिन महज 4000 वोट्स। लेकिन 2025 में टर्नआउट बढ़कर 61% हुआ और मार्जिन सीधे 36,000 के आगे निकल गया। जेडीयू और बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट अपैरेटस ने इस लगभग 13% एक्स्ट्रा टर्नआउट को बड़ी सटीकता से वेपनाइज किया और उन डोरमेंट अपर कास्ट और ईबीसी वोटर्स को वोट डालने के लिए निकाल लिया जो पिछले चुनाव में घर बैठे थे। अब थोड़ा ठहरते हैं और उन आंकड़ों की बात करते हैं जो वाकई दिल दुखाते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 का डाटा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है। जमालपुर में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर हर 1000 जन्मों पर 47 है। लगभग 69% छोटे बच्चे अनीमिया यानी खून की कमी के शिकार हैं और 34% से ज्यादा परिवार महीने में 6,000 रुपये से कम में अपना गुजारा कर रहे हैं। ये पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की एक ऐसी ट्रेजेडी है जो इस जिले के SC और EBC कम्युनिटीज पर सबसे ज्यादा भारी पड़ती है। जब 1000 में से 47 बच्चों की मौत हो रही हो तो सुशासन या गुड गवर्नेंस का नैरेटिव पूरी तरह धराशायी हो जाता है। एक समझदार स्ट्रैटेजिस्ट के लिए इनकम्बेंट गवर्नमेंट के 48% वोटिंग ब्लॉक को भेदने के लिए ये पब्लिक हेल्थ का एम्पिरिकल डेटा एक नॉन सब्स्टिट्यूटेबल वेज इशू है। लोगों के दर्द और इस हकीकत पर ही एक मजबूत और सच्चा राजनीतिक नैरेटिव बनाया जा सकता है। तो आगे क्या? यहां से शुरू होता है 2030 का विन बैक प्रेस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट। इसे हमने 3 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला फाउंडेशन बिल्डिंग, दूसरा नैरेटिव सेटिंग और तीसरा ग्राउंड एक्टिवेशन। ये एक फेज्ड और मैथमेटिकल स्ट्रैटेजी है जहां जमीनी हकीकत और आंकड़ों का सही इस्तेमाल करके इनकम्बेंट के अभेद्य किले को तोड़ा जा सकता है। आइए इन फेजेस को समझते हैं। फेज 1, चुनाव से लगभग 2 साल पहले सबसे पहले जरूरत एक ऑर्गेनाइजेशनल रेजोरेक्शन की होती है। सभी 300 से ज्यादा बूथ कमिटीज को नए सिरे से पूरी तरह एक्टिव करना होगा। साथ ही रेलवे पर निर्भर उन 25,000 लोगों की ग्रैन्युलर ग्रीवेंस मैपिंग करनी होगी। इसके लिए एक डीपली रूटेड नेटिव ऑपरेशनल ऑब्जर्वर चाहिए, एक ऐसा जमीनी शख्स जो लोकल फैक्शनलिज्म यानी आपसी गुटबाजी से दूर हो और सीधा डेटा ला सके। उसके बाद आता है फेज 2। यहां एक स्वस्थ जमालपुर हेल्थ ऑफेंसिव शुरू करना होगा जो सीधे तौर पर उन्हीं NFHS 5 हेल्थ स्टैटिस्टिक्स को उजागर करे जिनकी हमने अभी चर्चा की। इसके अलावा उन रेलवे यूनियन लीडर्स के साथ कोवर्ट अलायंसेस यानी खुफिया गठबंधन बनाने होंगे जो स्टेट वेलफेयर के कोलैप्स और इंडस्ट्रियल पॉलिसी से नाराज चल रहे हैं। ये आम आदमी के गुस्से को ऑर्गेनाइज करने का सबसे असरदार तरीका है। और फिर फेज 3, चुनाव से कुछ महीने पहले की ग्राउंड एक्टिवेशन। यहां एक एग्रेसिव रोजगार संवाद यूथ मोबिलाइजेशन ड्राइव चलानी होगी। साथ ही वोटर रजिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्टली उन SC और मुस्लिम डोमिनेटेड म्युनिसिपल वार्ड्स में फोकस करना होगा जहां सिंपैथी सबसे ज्यादा है। इस टारगेटेड रोल सैचुरेशन के जरिए यानी हर एक वोटर का नाम लिस्ट में कंफर्म करवाने से ही बूथ लेवल पर जीत की असल ताकत बनती है। इन आंकड़ों के आधार पर पार्टी हाईकमांड के लिए कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन पर बिल्कुल समझौता नहीं किया जा सकता। नॉन नेगोशिएबल्स। सबसे पहला, किसी भी तरह के कोalition ब्लैकमेल को सीधे ठुकराना होगा। दोबारा किसी प्रॉक्सी पार्टी को सीट आउटसोर्स नहीं की जा सकती। दूसरा, उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के वोट शेयर को समझदारी से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा जिन्होंने पिछली बार फैक्शनल वोट्स काटे थे। और तीसरा, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप की हिफाजत के लिए एक प्योरली लोकलाइज्ड मैनिफेस्टो बनाना अनिवार्य है। इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते वक्त एक आखिरी पर सबसे जरूरी बात, मॉडर्न पॉलिटिक्स डेटा ड्रिवन जरूर हैं पर इंटेग्रिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए। यहां बताई गई सारी वोटर मैपिंग और डेटा कलेक्शन स्ट्रैटेजीज इंडिया के DPDP फ्रेमवर्क यानी प्राइवेसी और कंसेंट के स्ट्रिक्ट नियमों के दायरे में ही आनी चाहिए। एक सच्चा ब्लूप्रिंट हमेशा मॉडर्न डेटा एथिक्स का पालन करता है। तो जमालपुर के लिए आखिर में रास्ता क्या है? ये आगे की दिशा का चुनाव है। या तो इस क्षेत्र में कंटिन्यूड स्ट्रक्चरल मार्जिनलाइजेशन चलती रहेगी जहां आम आदमी दबता रहेगा, या फिर एक डेटा इंजीनियर्ड स्ट्रैटेजी के जरिए गवर्नेंस वापस लोगों के हाथ में आएगी। फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि इस जमीन और इसके आंकड़ों की सच्चाई को ठीक से कौन समझता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080420416002. Purpose beyond politics.